नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और अपने आज के इस एपिसोड में हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि की कहानी को संक्षेप में सुनेंगे। कथा के केंद्र में है काशी के नज़दीक एक छोटी सी बस्ती पांडेपुर, जिसमें अलग अलग समुदायों या अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। यह गरीबों की एक छोटी सी बस्ती थी, जिसमें कोई ग्वाला, कोई खोमचे वाला, कोई ताड़ी बेचने वाला और इसी तरह के अन्य छोटे छोटे कामों को करने वाले लोग रहते थे। और इन सब के बीच में एक अंधा भिखारी रहता है, सूरदास। यूं तो वह भिखारी है, लेकिन उसके पास पुरखों की दी हुई 10 बीघा पुश्तैनी जमीन है, जिसे उसने गांव के पशुओं के चरने के लिए यूं ही छोड़ रखा है। जमीन के सामने खाल का एक गोदाम है, जिसका आढ़ती है एक ईसाई व्यापारी जॉन सेवक। जॉन सेवक की निगाह सूरदास की जमीन पर काफी समय से लगी हुई है। यहाँ वह एक सिगरेट का कारखाना स्थापित करना चाहता है, लेकिन सूरदास किसी भी हाल में अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं। इसी बीच जॉन सेवक की बेटी सोफिया एक दिन अपनी माँ से किसी बात पर नाराज होकर घर से जा रही होती है कि रास्ते में वह एक जगह आग लगा हुआ देखती है और एक युवक को उसमें फंसा हुआ देखकर वह उसकी जान बचाती है। वह युवक को तो बचा लेती है, लेकिन स्वयं घायल हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को राजा भरत सिंह के यहाँ पाती है। उसने उनके ही पुत्र विनय सिंह की जान बचाई थी। रानी जानवी और राजा भरत सिंह उससे काफी प्रसन्न हैं और वह उसे अपने ही घर में कुछ समय के लिए रख लेते हैं। इसी बीच उनकी बेटी इंदु भी सोफिया की पुरानी सहेली निकल आती है, जिसका विवाह चतारी के राजा महेंद्र कुमार सिंह से हुआ था। राजा महेंद्र कुमार म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष थे। इन सभी बातों का फायदा उठाकर जॉन सेवक, जो कि सोफिया का पिता है, इस परिवार से मेलजोल बढ़ाता है। एक ओर वह राजा भरत सिंह को अपनी कंपनी में शेयर खरीदने के लिए राजी कर लेता है, वहीं महेंद्र कुमार को इस बात के लिए तैयार कर लेता है कि वह जमीन उसे दिला दे, क्योंकि महेंद्र कुमार म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। वह उसे जमीन दिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समय बनारस का जिलाधिकारी विलियम क्लार्क था, जो कि सोफिया पर आसक्त था। सोफिया के माता पिता भी सोफिया से उसका विवाह करवाना चाहते थे। सोफिया इस बात का फायदा उठाकर क्लार्क को इस बात के लिए राजी करती है कि वह महेंद्र सिंह के आदेश को निरस्त करें और सूर्य की जमीन उसके पिता को न मिल पाए, क्योंकि वह सूर्य की सहृदयता से काफी प्रभावित थी और खुद भी एक आदर्शवादी सहृदय लड़की थी। क्लार्क इस बात के लिए तैयार हो जाता है और आज्ञा पत्र जारी करता है, लेकिन जॉन सेवक के भड़काने पर महेंद्र कुमार गवर्नर से मिलते हैं और पुनः सूरदास की जमीन प्राप्त करने के लिए आदेश निकलवा लेते हैं। इस प्रकार सूरदास के न चाहते हुए भी उसकी जमीन उसके हाथ से निकल जाती है। क्लार्क का तबादला उदयपुर हो जाता है। इसी बीच कारखाना निर्माण का काम भी धीरे धीरे शुरू होने लगता है। अब कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के रहने के लिए घर की आवश्यकता पड़ती है और एक बार फिर गरीबों की बस्ती पांडेपुर पर ही इन लोगों की नजर जाती है और वह उन लोगों से जबरन थोड़े बहुत मुआवजे को देकर के घर खाली कराने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन अंधा सूरदास फिर से इस बात पर अड़ जाता है कि वह अपनी झोपड़ी खाली नहीं करेगा और इस बात को लेकर एक आंदोलन खड़ा हो जाता है। एक तरफ सूरा और दूसरी तरफ अंग्रेजों की फौज और अंग्रेज अधिकारी। आंदोलन के समर्थन के लिए विनय, सोफिया और विनय का मित्र और स्वयंसेवक दल का साथी इंद्रदत्त भी पहुंचते हैं। आंदोलन के शुरुआती चरण में ही इंद्रदत्त को गोली लग जाती है और वह वीरगति को प्राप्त होता है। यह तो चल रही है कहानी की मुख्य कथा वस्तु, लेकिन साथ साथ कहानी में कई अन्य अंतर कथाएं भी निहित हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है कुंवर विनय सिंह और सोफिया की प्रेम कथा, जिसमें सबसे बड़ी बाधा उनके दो अलग अलग धर्मों का होना था। कुंवर की माता जानवी और राजा भरत सिंह भी सोफिया को काफी पसंद करते थे और उससे स्नेह रखते थे, लेकिन इस विवाह में सबसे बड़ी बाधा सोफिया का ईसाई होना था। जब रानी जानवी को यह पता चलता है कि कुंवर विनय सिंह सोफिया को प्रेम करते हैं और सोफिया भी उन्हें मन ही मन पसंद करती है,
तो वह अपने पुत्र को स्वयंसेवक दल के साथ उदयपुर भेज देती हैं। वहां स्वयंसेवक दल का कार्य करते करते कुंवर विनय सिंह काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन रियासत उन पर शक की दृष्टि रखती है और उन्हें कारागार में डाल देती है। इसी बीच सोफिया क्लार्क के साथ उदयपुर पहुंचती है और वह कुंवर विनय सिंह को जेल से छुड़वाने का प्रयत्न करती है और दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार भी करते हैं। लेकिन कुंवर विनय सिंह सोफिया के साथ जेल से बाहर जाने पर मना कर देते हैं। के शोक से विह्वल राजा भरत सिंह नायक राम पंडा को यह जिम्मेदारी देते हैं कि वह किसी भी प्रकार कुंवर विनय सिंह को वापस बनारस लेकर आए। नायक राम पंडा जेल में जाते हैं, विनय सिंह से मिलते हैं और रानी जानवी की बीमारी की झूठी खबर देकर उन्हें जेल से भागने के लिए तैयार कर लेते हैं। दोनों जेल से भागकर जा ही रहे होते हैं कि शहर में क्लार्क के विरुद्ध उपद्रव और विद्रोह शुरू हो जाता है। विनय जब यह देखता है तो वह वहां पहुंच जाता है। इसी बीच भीड़ में से कोई एक पत्थर उठाकर फेंकता है जो सोफिया के सिर पर जा लगता है। सोफिया का सिर फट जाता है। यह देखकर विनय आपे से बाहर हो जाता है और गोली चला देता है। इसी बीच विद्रोहियों का नायक वीरपाल सोफिया को वहां से गायब कर देता है। सोफिया के गायब हो जाने में विद्रोहियों का हाथ है, ऐसा जानकर विनय विद्रोहियों को दबाने के लिए रियासत और क्लार्क का साथ देने लगता है। कुछ दिनों के बाद वह इंद्रदत्ता की मदद से विद्रोहियों के नायक विनय पाल के पास पहुंचता है, जहां सोफिया उससे मिलती है, लेकिन वह उससे काफी नाराज थी और वह ऐसा समझती है कि वह रियासत के साथ मिलकर प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। इधर सोफिया की फटकार और तिरस्कार से दुखी विनय सिंह को रानी जानवी का पत्र मिलता है और वह नायक राम पंडा के साथ बनारस जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है। उसी ट्रेन में उसकी मुलाकात सोफिया से होती है और दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करते हैं। पुनः घृणा का स्थान प्रेम ले लेता है। वे दोनों बीच के ही किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं और भीलों के एक गांव में काफी समय तक रहते हैं। काफी समय के बाद जब वे लौट कर आते हैं तो राजा भरत सिंह और रानी जानवी इस संबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच सूरदास के इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें विनय, इंद्रदत्ता और सोफिया पहुंचते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि इंद्रदत्ता पहले दिन के ही आंदोलन में शहीद हो जाता है। इधर सोफिया अस्वस्थ हो जाती है और कुंवर विनय सिंह उसकी देखभाल और सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं। वह कुछ दिनों तक आंदोलन में जा नहीं पाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब सोफिया स्वस्थ हो जाती है और आंदोलन तब तक काफी उग्र रूप धारण कर लेता है, विनय और सोफिया दोनों ही आंदोलन स्थल पर पहुंचते हैं। विनय की बहन रानी इंदु, जो राजा महेंद्र कुमार की पत्नी है, वह भी आंदोलन स्थल पर पहुंचती है। ऐसा लग रहा था कि आज आंदोलन में आर या पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। इसी बीच क्लार्क सूर्य को गोली मार देता है। सोफिया उसे लेकर अस्पताल की ओर भागती है। जनता काफी उग्र रूप धारण कर लेती है और फौज की तरफ बढ़ पड़ती है। इधर फौज के सिपाही भी बंदूक तानकर जनता के सामने खड़े हो जाते हैं। विनय सिंह को लगता है कि भारी रक्तपात होगा। वह प्रजाजनों को समझाने के लिए मंच पर आते हैं, लेकिन जनता उन पर ही व्यंग बाणों की बौछार शुरू कर देती है कि वह इतने दिनों के बाद आंदोलन में आए हैं। विनय सिंह को प्रजा को रोकने का और कोई उपाय न देखकर वह स्वयं को गोली मार देते हैं। इस प्रकार उनके आत्म बलिदान से आंदोलन वहीं थम जाता है। इधर अस्पताल में सोफिया, रानी जानवी, भैरो, शुभांगी सभी लोग सूर्य की देखभाल करते हैं, लेकिन वह बच नहीं पाता। उसके मरने के बाद जनता पैसे इकट्ठे करके उसकी झोपड़ी के स्थान पर उसकी आदमकद मूर्ति लगाती है, लेकिन राजा महेंद्र कुमार रात के समय जाकर उस मूर्ति को गिराने का प्रयास करते हैं और मूर्ति के नीचे दबकर खुद ही मर जाते हैं। इस प्रकार सूरदास हार कर भी जीत जाता है और जनता के दिलों में रच बस जाता है, जबकि राजा महेंद्र सिंह जीत करके भी हार जाते हैं। कुछ दिनों के बाद विनय सिंह की मृत्यु से दुखी सोफिया भी एक दिन गंगा जी में जाकर जल समाधि ले लेती है। यह था रंगभूमि का कथानक। रंगभूमि केवल अकेले सूरदास की ही कहानी नहीं है,
बल्कि यह तत्कालीन भारतीय ग्रामीण समाज और ग्रामीण परिवेश की भी काफ़ी अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करती है। साथ ही यह कहानी अपने आप में कई अन्य छोटी छोटी कहानियों को भी समेटे हुए है। आशा करते हैं आपको मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का यह सारांश वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का यह प्रयास पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।